बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ से मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज एक बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिसके ऊपर बहुत से रिक्वेस्ट आए थे कि इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए, आवाम को फैक्ट एंड फिगर्स प्रोवाइड करने चाहिए इस प्रोग्राम के ज़रिए से। आज दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इन्वाइट किया है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के साथ होता अक्सर यही आया है कि जो सियासी जमात हैं आवाम के साथ झूठे ऐलानात, वादे, बस यही करते करते आवाम के सामने आते हैं, आवाम से वोट वसूल करते हैं और आवाम के जो है वो सरपरस्त बन जाते हैं, लेकिन वो वादे ऐलानात पूरा करना शायद भूल जाते हैं। बहुत ही कम हमने ऐसे अपने सियासतदान, अपने रहनुमा गिलगित बल्तिस्तान के अवामी नुमाइंदों को देखे हैं जो अपने वादे ऐलानात पर पूरा उतरते हैं और आवाम को काम करके दिखाते हैं। यहाँ पर नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त पीटीआई की हुकूमत, फेडरल में भी पीटीआई की हुकूमत, और जो सरकमस्टेंसेस इस वक्त चल रहे हैं फेडरल में, उसका जिक्र यहाँ नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जो प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स आए हैं या फिर फेडरल प्रोजेक्ट्स आए हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स आए हैं, अक्सर ऐलानात, वादे वहाँ तक महदूद रहे हैं। कुछ के ऊपर अप्रूवमेंट हुई, देन उसको जो है नोटिफिकेशन तक लाया गया, नोटिफिकेशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए, कुछ जो है वो इन प्रोसेस हैं और न जाने कब से इन प्रोसेस हैं और कब तक रहेंगे। मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात कर रही हूँ, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो न जाने कब से चलते आ रहे हैं और कब तक आगे चलेंगे। मेरे पास इस वक्त जो आज का टॉपिक है वो है गिलगित बल्तिस्तान में 5 नए इजला जो कि पिछले हुकूमती अदवार में जिनका ऐलान किया गया, ऐलान के बाद उसको नोटिफिकेशन की शक्ल दी गई और उसके बाद वो हुकूमत अपनी टर्न्योर कंप्लीट कर चुकी थी। मैं नून लीग की बात कर रही हूँ। उसके बाद पीटीआई इक़्तिदार में आई और पीटीआई के इक़्तिदार में आने के बाद इस प्रोजेक्ट के नोटिफिकेशन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। नई इजला की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम हल्का बंदी की बात कर रहे हैं। आवाम की मफाद में होते हुए भी इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाया गया है, बहुत ही बड़ा और अहम सवाल है, लेकिन जवाब कौन देगा? आज इन्हीं सवालों के ऊपर हम आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त गिलगित से हमारे पहले गेस्ट, पीएमएलएन की तरफ से हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट अब्बास साहब, और सेकंड गेस्ट भी हमें गिलगित से ही उन्होंने ज्वाइन किया है, चेयरमैन है अवामी यूथ एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान, इम्तियाज गिलगिती साहब। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी एडवोकेट अब्बास साहब से, चूँकि पिछला जो हुकूमती एक पूरा अदवार गुजर चुका है पीएमएलएन का था। पीएमएलएन के बारे में नाज़रीन हम कहते हैं और अवाम ने भी कहा, बारहा का ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैं बता रही हूँ, सिर्फ हम नहीं कहते, मीडिया पर्सन, ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पीटीआई के मुस्लिम लीग नून ने बहुत से तरक्याती काम किए हैं और बड़े बड़े मंसूबे लेकर आए, और जो एक तरक्याती काम होने चाहिए थे एक सूबे में वो करके दिखाए, लेकिन जो जिस बिहार पे करप्शन टेक्निकल अंदाज में किए गए वो भी हमारे सामने ही है। और अभी नैब ने जो है वज़ीर आला, जो साबिक वज़ीर आला थे हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, उनको भी इनवाइट किया है, दावतनामा दिया है, आप जाएंगे और जब वहाँ पर जाके अपने असासों के हवाले से सवाल जवाब होंगे, उसके ऊपर तो हम बाद में आते हैं। पहले एडवोकेट अब्बास साहब, ये जो 5 नए इजला का जो ऐलान हुआ उसके बाद इसके ऊपर नोटिफिकेशन आया, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रही, इसकी बैक पे जो पहले स्टोरी है, जो कहानी है पूरी, वो मैं जानना चाहती हूँ और आवाम तक भी हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन देंगे आप? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महविश, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बहुत ही हसास, एक अहम टॉपिक की तरफ हमें बोलने का मौका दिया आपने, और इसका मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी महविश, आप बखूबी जानते हैं और आपने बहुत अच्छा तबसरा भी किया कि ये जो हुकूमतें, ये जो पीटीआई की हुकूमत जो बनी है वो उसी उनकी डिपेंड ही वो उसी वादा वईद पर, इसी वादे पे वोट लिया कि भाई कि जो है जो रोंदू को और दूसरे जो 5 अजला है उनको जो है सब डिवीजन, उस पर हम अमल दरामद करेंगे। तो इसी बुनियाद पर इन्होंने वोट लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है ना जी, वो जब इख्तिदार में आने के बाद, मैंने किताबों में, सियासी किताबों में पढ़ा भी था और ये बात हकीकत भी है, इख्तिदार में आने के बाद जो है ना जी वो भूल जाते हैं ये सारे वादा वहीद
ठीक ही नहीं थी। और इस तरह से रोंदू के साथ इंतहाई, रोंदू के बारे में आप बखूबी जानते हैं कि रोंदू एक मिडवे भी है गिलगित बल्तिस्तान का, और इसके अलावा बल्तिस्तान का गेटवे भी है। और गेट की हालत आप खुद विजिट कर चुकी है कि वहां के ना कोई और कुछ भी जिंदगी के जरूरियात सहूलत कुछ भी नहीं है, जरूरियात जिंदगी की सहूलत से महरूम है रोंदू। अब भी लोग जो है ना जी वो 21वीं सदी में भी अच्छा तालाब में वो जानवर और इंसान एक ही तालाब में पानी पी रहे हैं। अब मैं आऊंगा अपने असल टॉपिक की तरफ। जो रोंदू को जो 5 जिलों का जो नेविगेशन रोका गया, इसकी वजह क्या, आपने वजह पूछी, इसके रीजन क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसकी मेन वजह बदनीयती, मेलाफाइडी इंटेंशन और हसद, और इन 5 जो जिले हैं उनके साथ दुश्मनी, मुंह बोलता सबूत है ये दुश्मनी की। देखो लीडर तो वो होता है जो एडवोकेट अब्बास साहब, ये दुश्मनी कौन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आवाम के साथ दुश्मनी? यही तो बात है, बस यही तो सितम ज़रीफी है कि इसी अवाम के साथ वादे, इसी वादे पे जिला बनाने के वादे पर जो वोट लिया, उसके बाद इक़्तिदार में आकर अवाम को भूल जाता है, अपनी तजवीरियां बरते हैं और अवाम को यकसर भूल जाता है। ये रोंदू का जो जिला जनाब हाफिजुर रहमान जो खादिम गिलगित बल्तिस्तान, उनको मैंने ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिजायर थी, अवाम की बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिजायर थी। तो अवाम ने मुझसे और मैंने हाफिजुर रहमान साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया, हाफिज साहब उनको बैठने नहीं दिया, मैंने बहुत तंग किया कि आप रोंदू को जो है जिला बनाएं, रोंदू को जिला बनाएं, और आखिरकार मेरी बात सुनी। देखो तमाम जो ग्राउंड से जिला बनाने की वो फुलफिल थे रोंदू इतना बैकवर्ड एरियाज, और इसकी आबादी 70,000 जो है जो नफूस पर मुश्तमिल है, और इतना बड़ा जो है 135 किलोमीटर का लंबा जो इलाका। मैं अभी आपकी तरफ दोबारा आऊंगी, लेकिन यहाँ पर इम्तियाज गिलगिती साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। इम्तियाज साहब, चूंकि अभी इस ज़िले की जो जद है उसमें सिर्फ रोंदू नहीं है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का भी ऐलानात किए गए थे, उस नोटिफिकेशन में बाकी का भी जो है ना ज़िलों का नाम मेंशन है। तो मुझे ये बताएं कि जो PMLN ने काम किया, कि ऐलान किया, ऐलान के बाद इसका नोटिफिकेशन आया, फिर इम्प्लीमेंटेशन के इसको प्रोसेस को कंप्लीट करना उनकी जिम्मेदारी थी या फिर दूसरी गवर्नमेंट के हाथ में देना इन्होंने अच्छा किया, क्या किया ये आवाम के साथ इन्होंने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए? ये मैं जानना चाह रही हूँ कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है या फिर एक सरसरी सा क्रेडिट लेने के लिए छोटा सा काम अंजाम दिया, बाद में हो या ना हो ये इन्होंने जो नहीं आगे किस्मत पे छोड़ दिया। सबसे पहले तो मैं वकील साहब की इस बात को मैं जवाब दे दूं, रोंदू के हवाले से जो उन्होंने बनाई, जो इनके जो है ना ख्वाहिशात के मुताबिक उन्होंने जो जिले का जो ऐलान किया, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट गिलगित से स्टार्ट लूंगा, यादगार पे हम आएंगे, फिर दियामर की तरफ भी जाएंगे। देखिए, मुस्लिम लीग नून का जमाने अरसे से इस मुल्क के अंदर हुकूमत रही है, नंबर 1 ये है। दूसरी बात ये है कि जब इनकी हुकूमतें आई थी, जब यहाँ इन्होंने इक़्तिदार में रहे, तो बड़ी पावरफुल इनके पास तमाम मैंडेट के साथ ये असेंबली में आए, क्योंकि उस वक्त एक नारा लगा था गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मसलिकियों के ऊपर जो इल्जामात लग रहे थे उसको भी एक साइड पे करके पूरी कौम बन के इनको एक मजबूत असेंबली बना के दिया। बदकिस्मती से ये है कि 2-4 ब्रिजेस बना के या 2-4 रोड्स बना के ये हमारी डेवलपमेंट नहीं है। दूसरी बात, ये जो हल्काबंदियों के हवाले से किया, तो मैं ये कहता हूँ 2004 में हुंजर डिस्ट्रिक्ट का जो ना डिलिमिटेशन होकर तैयार हुआ था, जिसपे सब डिवीजन तहसील का कयाम अमल में इन्होंने लाया, फिर नीचे शना के बिट लाया। इस तरीके से गिलगित का जो दनियोर का जो इतनी बड़ी आबादी थी उसको 2 हल्के बनाने की बात थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मसला यह है कि हल्काबंदियां उसी वक्त इनको करनी चाहिए थी, इनके पास अथॉरिटी थी, उनके पास एक मैंडेट था, एक मजबूत असेंबली होने के बावजूद भी इन्होंने बिल्कुल नहीं बना सके, क्योंकि न बनाने की भी 2-4 वजूहात थी। क्योंकि इलाके के अंदर इतने बाअसर शख्सियात थे जिनकी वजह से आजादारी कोई टाइप का निजाम था। वहां आपको पता है हुंजा के अंदर, तो आपको पता है हुंजा एक स्टेट था, वहां पे कुछ लोग नहीं चाहते थे, बाअसर लोग, कि ये 2 हल्काबंदियां बने। अवाम की ख्वाहिशात ये थी कि 2004 में जो डिलिमिटेशन हुई थी, तो उस वक्त जिनकी भी हुकूमतें थी, 2020 तक जो हुकूमतें रही है, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की ही हुकूमत रही है। ये काम इनको करने चाहिए थी, 3-3 दफा इन्होंने बारियां ले चुके थे, इन्होंने बिल्कुल ये काम नहीं किया है। अब दूसरी बात जो है, ये जलसे जुलूस और रैलियां और ये जो एहतजाज जो रिकॉर्ड करा रहे हैं, आपको पता होगा 2017 में जब टैक्स का जब इशू हुआ था, हमने जब इस तहरीक को लेके चले थे, उस वक्त भी हमारी इसी
हल्का बंदियों के हवाले से, इजला के हवाले से हम शोर कर रहे थे, तो तब तो हमारे ऊपर मुस्लिम लीग नून के दौर में FIR लॉन्च किए, ATS लगाए, लोगों को शेड्यूल फोर्स लगा के कौमी आवाज को दबाया गया। ये सारे हाफिजुर रहमान साहब जब वजीर आला थे तो इनकी एक काबिना थी, तो इन्होंने इस आवाज को दबाने का नुकसान आज पूरे कौम गिलगित बल्तिस्तान उसको भुगत रही है। रही बात दूसरे, ये जो रोड्स बनाना, ये जो डेवलपमेंट के हवाले से थोड़ा बहुत ठीक है, मुस्लिम लीग नून ने काम किया है, लेकिन चलो अभी PTI के ऊपर आते हैं। इम्तियाज साहब, PTI के ऊपर अभी मैं आती हूँ, लेकिन पहले PMLN के चैप्टर को तो क्लोज करें ना। एडवोकेट साहब, ये अभी बताइएगा, अभी इम्तियाज साहब की जो गुफ्तगू रही है, आप उनसे एग्री करते हैं कि आप लोगों के पास पावर थी, आप लोगों के पास टाइम था, आप लोग इक़्तिदार में थे, फिर भी आप लोगों ने काम कंप्लीट करके नहीं दिखाए, और जो है वो बंदूक किसी और के कंधे पे रखी इस्तेमाल करने की आप लोगों ने प्री प्लानिंग एक साजिश भी की। लेकिन इनकी तमाम जो प्ली इन्होंने लिए है, इनसे मैं टोटली इख्तिलाफ करता हूँ। वो इसलिए कि यह जियो रियलिटी नहीं है। ये कौन सी बात हो गई कि जो है ना, यहाँ कोई हल्काबंदियां नहीं हुए तो इन 5 इजला को रोकना। मैं असल टॉपिक पे तरफ आता हूँ कि जो कानून की नज़र में, शरीयत की नज़र में इंतहाई अफला, और ये इसकी एक इलेक्टेड हफीजुर रहमान साहब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के एक सरबराह थे, और इनके रिजीम में जनाब हफीजुर रहमान साहब ने बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन हो गई, इसकी कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, शरई तौर पर, अच्छा रस्म रिवाज, हर लिहाज से अखलाकी तौर पर इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन हो गई। अब PTI को, हुकूमत को ये ज़ेब नहीं देता है, ये अगेंस्ट ला है, अगेंस्ट इफेक्ट है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है कि एक अवामी हुकूमत के सरबराह वजीर आला जो जिसे खातिम गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है, उसके नोटिफिकेशन हो गई, और नोटिफिकेशन करने का इख्तियार वाकई प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ही था। ये वफाक से नहीं किया इसकी जो है ना जी नोटिफिकेशन, यह जनाब हफीजुर रहमान साहब ने खुद की है, और इसको रोकना, इस पर इम्प्लीमेंट न करना, मैं तो कहता हूं ये एक अच्छा कानून में ये जुर्म है। कानून की इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जनाब PTI को हुकूमत में अब कल को इंटरनेशनल जो उनकी वो आ गई पूरी। ठीक है जी इम्तियाज साहब, अब हम बढ़ते हैं PTI की हुकूमत की जानिब। अभी आप PTI की बात कर रहे थे कि PTI की हुकूमत जो है वो फेडरल में आ चुकी, और उसके बाद अभी गिलगित बल्तिस्तान में अभी PTI के लोग ये बोलते हैं जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ है, तो कितना टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ है? हम बताएं 1 साल कंप्लीट हो चुका है, और वक्त गुजरने में कितना टाइम लगता है आप हमें अच्छे से जानते हैं। PTI की गवर्नमेंट ने महंगाई जिस तरह, अब बाकी चैप्टर उसके ऊपर तो मैं पॉइंट्स के ऊपर तो आ ही नहीं रही, अभी सिर्फ अगर इसके ऊपर बात करें, ये चले PMLN की गलती रही हो ना रही हो, पीपल्स पार्टी की गलती रही हो ना रही हो कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए, ऐलानात भी उनके हो चुके हैं, और उसके बाद जो इनका नोटिफिकेशन भी दे दिया। अब इम्प्लीमेंटेशन के वक्त जो है अब जो है हुकूमत का चेंज होना इनके हाथ में नहीं था, चाहे इन्होंने काम देर से स्टार्ट किया हो या जल्दी स्टार्ट किया हो। आप वो मेरे सामने मौजूद हैं, हमने इनको कसूरवार कर रहे हैं, लेकिन आप अगर PTI के ऊपर बात करें तो PTI का क्या हक बनता है कि जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इन प्रोसेस में थे उनके ऊपर फुल स्टॉप लगाएं, जो बजट थे उनके ऊपर कटौती करें। महवी सच्ची बात तो ये है, मैं कुछ बताना चाहूंगा पस मंजर में मेरा सवाल इम्तियाज साहब से था, एडवोकेट अब्बास साहब, मेरा ये जो सवाल है ना PTI के हवाले से, ये मेरा सवाल इम्तियाज साहब से था। जी इम्तियाज साहब, देखिए एडवोकेट साहब जो है ना बिल्कुल ऐसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि जैसे जो है ना इक़्तिदार इनको आए हुए 1 साल इन्होंने, हालांकि आपको पता है 3 दफा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, 3 दफा इनके इक़्तिदार रही है। गिलगित बल्तिस्तान का जो डायनामिक है माविश, इसका जो मसला है इस प्रोविंस का, इसके अंदर रकबे के हवाले से तो बहुत बड़ा है गिलगित बल्तिस्तान, आबादी के हवाले से हमारी जो आबादी है बहुत कम है। पंजाब का एक तहसील का बराबर की हमारी आबादी है 18 लाख की। मैं ये समझता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हफीजुर रहमान साहब के दौर में कोई 14 अरब रुपए का बजट था, उस बजट को इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। अगर किया भी है तो उसका 30% हम समझ सकते हैं कि इसमें यूटिलाइज किया गया है, बाकी सब करप्शन के नजर हुआ है।
और दूसरा ये जो ठीक है, करप्शन के ऊपर मैंने पहले ही बता दिया है, वो मैंने पहले ही जिक्र छेड़ दिया है आपके बोलने से पहले भी। अभी हम पीटीआई के ऊपर बात करें, पीटीआई जो अभी परफॉर्मेंस दिखा रही है, जो पिछले प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो फुल स्टॉप लगा के आवाम के जो पिछले वादे ऐलानात हुए हुए थे उनको जो है वो रोक कर बजट के ऊपर कटौती लगा के, क्या पीटीआई की हुकूमत ये ठीक कर रही है? नहीं, देखें, इसमें हुआ यह है कि प्लानिंग के अंदर ये जो पीटीआई की जो हुकूमत की आप जो बात कर रही है, 1 साल जो है ना अभी होने को है, अभी 1 मंथ इसका बाकी है, 1 साल पूरा हो जाएगा। ये देखे 370 अरब रुपए का जो बजट अभी जो गिलगित बल्तिस्तान में आया है, जाहिर बात है कि एक कैबिनेट है, एक सिस्टम है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। पिछले पुराने अदवार में जो पटवार खाना जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो चल रहा था, उसको रोकने के भी 2-3 वजूहात है। देखिए, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका कोई नाम और निशान नहीं है, कागजों तक तो है लेकिन अमली ग्राउंड तक नहीं है। देखिए, मैं जिला गिलगित की बात कर रहा हूं। जिला गिलगित के अंदर आप जो है हल्कावन पे जाए, मेन जो शारा है इनका जो रोड है वो बनता ही नहीं है। नलदर रोड जो बनाया है एनएलसी ने, इसके ऊपर काम किया है, 3 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था, ये वफाकी प्रोजेक्ट की वजह से ये बना है। लोकल जो एडीपीज थी उसके ऊपर कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। गिलगित से शहर के अंदर खंडरात का मंजर पेश कर रहा। ठीक है, एयरपोर्ट से लेकर गिलगित सिटी तक, जो जमाखाना बाजार तक इन्होंने रोड बनाया है, उससे हमारा काम नहीं। अभी आप सिकरदो की ही मिसाल ले ले, सिकरदो में जो काम हो रहा है पीटीआई के दौर में, ये काम हल्का फुल्का जो भी जा रहा है, तरक्याती काम जो अभी होने जाएगा या जो हो रहा है, वो भी लोगों को देखने में आ रहा है। तरक्याती काम जरा गिनवा दें मुझे इम्तियाज साहब, अगर आप तरक्याती काम पर आए हैं और स्पेशली स्कर्दू का जिक्र किया है तो अगर मुझे काम बता दें। फिर रिकारपेंटिंग वही खोद के जो है नहीं, आप दीवारें तोड़ के वापस उसको बना रहे, सड़कें तोड़ के वापस उसको बना रहे, रिकारपेट नहीं कर रहे। क्या ये अवाम ये ऐलानात के थे वोट मांगते हुए अवाम के पास, ये चीजें लेके गए थे? मैं आपसे सवाल मैंने ये किया आपसे कि अगर आपने बात की कि भाई ये कुछ प्रोजेक्ट्स बनते ही नहीं थे, इनके सर पे थे ही नहीं, तो जो पीछे कैबिनेट में लोग बैठे थे वो कोई चन्ने बेचने के लिए तो नहीं थे ना। असेंबली में बाकायदा सोच समझ के बिलिंग वगैरह पास की गई है। अभी इजला की बात करें, क्या ये आवाम के मफादात में नहीं था? टिकट से आगाह करूंगा, गिलगित डिस्ट्रिक्ट गिलगित को जिस तरह से इन्होंने मैप बनाया था, इनका अगर सुई सदरन गैस की तरफ से अगर पाइपें बिछानी थी तो इनको पहले बिछाने की जरूरत थी। पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने कारकुनों को दे दिया, जिनको से मेटल रोड बना, आज पाइप दफना रहे हैं तो उसी रोड को फिर दोबारा ये खुदाई कर रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे, करोड़ों रुपए की जो है मशीनरी लगी है वहां पे। आप अभी देखेंगे तो डबल रोड का सिस्टम है, अभी 1 वे हुआ है। सिटी का कोई इसका मैप नहीं है। अलबत्ता यह है कि हुंजा नगर से जो आने वाली गाड़ियां जो है सुल्तानाबाद से क्रॉस करके गिलगित सिटी में दाखिल होंगी, ये एक इनका प्रोजेक्ट बेहतरीन है। अभी मैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मैं हल्के की बात करूंगा। अभी वहां से इलेक्टेड मेंबर है फतहुल्लाह खान प्लानिंग का मिनिस्टर भी है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी है, 2 वजारतें इनके पास है। मैं ये कहता हूं कि चकरकोट से लेकर डमोट से लेकर यहां जुगलोट, मिनावर, सकवार और कोनुदास जहां कशरोट तक आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे एडीपीज है जिनका नाम निशान नहीं है, जिसका पैसे लिए गए हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है। देखिए, जो हम शोर कर रहे हैं, 2016 से जो शोर मचा रहे हैं वो इसी के ऊपर ही शोर मचा रहे हैं। हमारा कहने का मकसद यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर अगर ये 370 अरब रुपए जो अभी तहरीक इंसाफ ने जो लाई है, उसको कैश कराने के लिए तहरीक इंसाफ के पास, इनके पास कोई सेल नहीं है कि वो इस बात को कैश करे कि जी इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है गिलगित बाल्टिस्तान की तकदीर बदलने वाला जो प्रोजेक्ट आया है, उसको बराबर करने की जरूरत है। देखिए, ये सारी जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं अदालतों में जा रहे हैं, अदालतों में जाके स्टे ले रहे हैं। आपका डेवलपमेंट का काम है, उसको इन्होंने स्टे लिया कि जी ये हमारी एडीपी थी। कोई आपके नाम पे अलॉटमेंट तो नहीं हुआ ना, ये एडीपी तो आवाम की है, आप उसको क्यों रोक रहे हैं? रही बात कट लगाने की, मैं हलकतीन से ताल्लुक रखता हूं, यहां किसी किस्म का किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कट नहीं लगाया है। अलबत्ता जो मेन रोड जो है, मेन जो कैकेज हमारा जो रोड है हलकतीन का, उसका टेंडर हुआ था, 2 दफा इसका टेंडर हुआ, ठेकेदारों को काम दिया गया, वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो ये उनके मेहरबानी है। दनियोर गिलगित बाल्टिस्तान का सबसे बड़ा गांव है, जहां पे 6000 से अबव घर है। वहां पे 38 करोड़ रुपए का पानी का प्रोजेक्ट था, फिर सिविल सोसाइटी ने पैसे दिए। वजीर तामीरात था इकबाल साहब, उनके मिनिस्टर थे। आज करोड़ों रुपए का करप्शन का केस उधर जो नेप में चल रहा है। लोगों ने कोई 2000 से ऊपर एप्लीकेशन नेप के अंदर दिए गए हैं, अब तक प्रोजेक्ट नहीं है। हमारा करोड़ों का जो फंड है ये तबाह हुआ है। अगर मैं आज ये कहूं कि नहीं यार नून लीग ने कुछ नहीं किया है या पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये गलत होगा। हाँ ठीक है, थोड़े बहुत कामकाज जो भी इन्होंने अपने अपने अदवार में जो किए हैं बिल्कुल किए होंगे, और मैं देख भी रहा हूं किया है, लेकिन जो असल काम जो है ना, जो प्लानिंग होनी थी जो इस तमाम इजलास के लिए, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। अच्छा इम्तियाज साहब, अभी इन शॉर्ट ये बताइएगा कि ये जो हम जिलों की बात कर रहे हैं,
اس پر پی ٹی آئی کی حکومت کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ کیا سوچ رکھ رہے ہیں آپ؟ کیا دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ابھی میں آپ سے سوال کروں کیونکہ آپ نے ابھی پلاننگ منسٹر کی بات کی، ابھی آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ فوڈ منسٹر کی اگر ہم بات کریں، یہاں پر جو ہے ٹورزم منسٹر کی بات کریں، تو ان کے کام بھی عوام کے سامنے، ایون چیف منسٹر یہ اگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو بجٹ آیا ہے اس میں جو ہے وہ کام کرنا مشکل ہے، تو بھی سوچ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی آگے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کرنے کے حوالے اور منسٹر جو ہے نا کس انداز میں ڈیلیور کریں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی اس چیز کو یہاں پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ابھی جو ہم اضلاع کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کیا اقدامات، کیا سٹیپس اٹھائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے پی ٹی آئی کا جو منشور ہے، جو مینیفیسٹو پر عمران خان نے جو بنایا ہے، اس کے اندر جو ہے نا آپ بالکل باقاعدہ دیکھیں، یہ ایک پالیسی بنائی گئی ہے گلگت بلتستان کیبنٹ کے اندر کہ سب سے پہلے ڈی لمیٹیشن جن جن اضلاع کا ہوا ہے اس کے حلقہ بندیوں کے لیے سب سے پہلے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معاویش دیکھیں، یہ 3 سال 2.5 سال اگر حکومت یہ نکل جائے، آدھی بھی ہو اگر حکومت ہو تو پھر یہ سوال ہو تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، ایک نئی حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، اگر اس میں انٹرینڈ لوگ بھی اگر اس میں ہیں تو اچھے لوگ بھی اس کیبنٹ کے اندر ہے، ایک دوسرے کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. وزیراعلیٰ کے پاس اگر کوئی ٹیم نہیں ہے، کوئی سوشل میڈیا ٹیم نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی تھنک ٹینک ٹائپ کے لوگ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. تھنک ٹینک دیکھیں، فتح اللہ گراؤنڈ لیول کا جو ہے ورکر ہے، اس طریقے سے نذیر ایڈوکیٹ جو ہے آپ کا گراؤنڈ لیول کا. ہمارے پاس 7-8 ایسے ممبر ہے جو گراؤنڈ لیول کے فٹ پاتھ کے ورکر ہے، جن کے اوپر اعتماد ہے. وزیراعلیٰ گورنر آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن یہ جو پالیسی ہے یہ بالکل ایک ہی ہے. دیکھیں، آج وزیراعلیٰ ہے، کل نہیں ہوگا، کل کوئی اور وزیراعلیٰ ہوگا. یہ کہاں کا اصول ہے، یہ کہاں کا اصول ہے کہ کسی کو جب تک سبق یاد نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کرنا کیسے، تب تک عوام کا بیڑا غرق کر دیں؟ نہیں، جیسا ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے. نہیں، دیکھیں، وزیراعلیٰ کو ہم خود اس پارٹی کے حصہ ہے، سسٹم کے اندر ہے. ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے کابینہ کے اندر تبدیلیاں کریں، آپ کے وزیر جو مشیر جو ایڈوائزرز ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنا بڑا بجٹ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے تھنک ٹینک ٹائپ کی گلگت بلتستان سے لوگوں کو لینے کی ضرورت ہے. اس کو ڈیولپمنٹ سیکٹر کی طرف کس طریقے سے لے جانا ہے. ہمارے جو نظام سسٹم ہے ہیلتھ کا، دیکھیں نون لیگ کے دور میں ایک MRI مشین لایا تھا، آج تک تالا لگا ہوا. معاوش، آپ DHQ ہاسپٹل جائے، شہباز شریف صاحب کے لیے انہوں نے 2 سال اس کمرے کو بند رکھا جہاں مشین تھا، یعنی مشین کو ایسے انہوں نے چھپا کے رکھا. چلیں ٹھیک ہے، ابھی ایڈوکیٹ عباس صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. کافی دیر سے وہ بھی خاموش ہے، وہ سن رہے ہیں، ہم نے ان کو بولنے کے لیے بلایا ہے پروگرام میں. تو ایڈوکیٹ عباس صاحب، ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو 5 اضلاع کا ٹاپک ہے، یہ صرف دیامر کا مسئلہ نہیں، یہ صرف چلاس کا نہیں، یہ صرف روندو کا نہیں، یہ صرف گلگت، اس طرح سے یہ اوور آل گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی اسٹل اگر یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی اچھا سٹیپ اٹھائیں گے، نہیں اٹھائیں گے؟ کیا لگتا ہے، کیا آپ سوچ رکھ رہے ہیں اس وقت؟ محویز، سچی بات تو یہ ہے، میں کچھ بتانا چاہوں گا، پس منظر میں جانا چاہوں گا. سب سے پہلے میرے امتیاز بھائی انتہائی میرے لیے قابل قدر ہیں، اور انہوں نے حفیظ الرحمان پر ڈائریکٹ جو ہے نا اس پر الزام لگایا کہ کرپشن. آپ یقین کریں محویش، میں ان کا جو ہے نا کابینٹ کا، میں ان کے ساتھی ہوں، بہت قریبی ساتھی ہوں حفیظ الرحمان کا. لیکن ابھی ایڈوکیٹ عباس صاحب ابھی جو الزامات لگائیں گے وہ تو نیب میں پتہ چل جائیں گے نا کہ جو اثاثے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں، اس کے بعد سوال ہو جائیں گے. کرپشن کے ساتھ اس پر الزام لگانا انتہائی زیادتی اور ظلم ہوگا. یہ بندہ حفیظ الرحمان اور کرپشن یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں اس کو قریب سے جانتا ہوں، ایسا وزیر اعلیٰ پھر جو عوام نے دیکھا ہے، پھر جو عوام نے حافظ حفیظ الرحمان صاحب کا جو اتنا عالیشان محل دیکھا ہے، وہ کہاں کی مرہون منت ہے پھر اگر کرپشن کی زد میں نہیں آتا تو؟ اگر دیکھو، اگر کام کیا ہے تو نون کی حکومت وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان کی لوگ قدر کرتے ہیں. ان کا دشمن بھی کہتے ہیں یہ کرپٹ نہیں ہے، ان کا دشمن بھی کہتے ہیں یہ جو ہے نا جی اہل ہے، اور ان کا دشمن بھی آج ان کی تعریف کر رہے ہیں. دیکھو، جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ آلسو سیم ٹو بی ڈن. ایک محاورہ ہے قانون کا کہ بھائی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کوئی نظر آنا چاہیے. اب پی ٹی آئی نے اتنے کام کیا تو نظر نہیں آ رہے، لوگ تو سڑکوں پہ ہے اس وقت، لوگ جو ہے نا جی بدوائیں دے رہے ہیں. پورا جو ہے نا جی ان کا یو ٹرن، پی ٹی آئی کا یو ٹرن لینا، جھوٹ بولنا، شوشہ چھوڑنا، یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے. ان کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے. ترقی خوشحالی عدل سے آتی ہے محوش، ترقی خوشحالی جھوٹ سے نہیں آتی ہے. اگر آپ دودھ کی نہریں بھی بہا دیں، جب تک اس علاقے میں معاشرے میں عدل انصاف نہیں ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا،
कभी तरक्की खुशहाली नहीं आएंगे। तरक्की खुशहाली का परिंदा अदल के दरख्त पर घोंसला बनाता है और इंसाफ की जमीन पर अंडे दे देती है। इनको पता ही नहीं है कि अदल व इंसाफ क्या है। ये जो है ना जो दो पकौड़े रहमतुल आलमीन का एक करके दो पकौड़े और दो समोसों पे जन्नत में जाना चाहते हैं। दो पकौड़े और दो समोसों को तकसीम करके अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा, उसके लिए अमल चाहिए। पहले सूरह में अलिफ हुदल अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत जो है कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए। सिर्फ पकोड़े और वो तकसीम करके रहमतुल आलमीन के कसीदा पढ़ने से जिम्मेदारियों को अंजाम देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एडवोकेट अब्बास साहब कुछ हमारी भी सुन लेना, कुछ हमारी भी सुन लें। अभी ये बताएं लास्ट में, चूंकि प्रोग्राम का टाइम एंड हो चुका है, ये इस्लाह के हवाले से पीटीआई की तवज्जो कैसे आप लोग इसकी तरफ लेकर आएंगे और आवाम के मफादात के खातिर, आवाम के खातिर इसके ऊपर कैसे काम करवाएंगे? कुछ सोचा है, कोई स्ट्रेटजी है? पीटीआई इसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, क्या सोच रखते हैं? वो जरा लास्ट में मुझे बता दें, 1 मिनट आपके पास। देखा बिल्कुल, जो अभी हमने इसी सिलसिले में 1 महीना मैं यहीं पर गुजार चुका हूँ और महविश जो पांचों इजला के जो जिम्मेदारान थे, जिली जिम्मेदारान, हम यहाँ पर आ गए। जनाब हाफिज रहमान की क़यादत में हमारा एडवोकेट जो चेयरमैन बना है औरंगजेब साहब, उनकी क़यादत में हम और जो उलमा व मशाइख से भी हम मिल चुके हैं, तमाम पार्टियों से भी मिल चुके हैं। अंजब साहब जो अपोजिशन में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनसे भी मिल चुका हूँ। अब हम जो है ना एक एपीसी बुलाने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये जिले तो बन के रहेगा महविश, ये हमारा हक है, हम छीन के लेंगे। और पहले सबसे पहले तो हम जो है ना जी पीटीआई के गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसमें कोई और दो राय नहीं है, जो है ना जी इसकी नोटिफिकेशन हो गई है। 50 करोड़ रुपया जो है ना हाफिजुर रहमान ने इसके फंड रखा था, उस फंड को मेलफाइडी इंटेंशन की वजह से बदनीयती से इसको काटा गया। अब वही फंड बहाल कर दें, फंड रखें। देखो हाफिजुर रहमान अपने घर के लिए नहीं मंगा रहे हैं, अवाम के लिए, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। देखो इन जवानों के लिए, इन जो है ना जो उलमा के लिए, अच्छा अवाम के लिए, अवाम की जंग लड़ रहे हैं हाफिजुर रहमान, जो है ना जी इनको किसी सूरत से भी जो है ना जी को बहाल करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो हम बाकायदा, अगर न होने की सूरत में हम बाकायदा रोड पर आएंगे और दमादम मस्तकलंदर होगा। जो है इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पीटीआई गवर्नमेंट वज़ीर अल्लाह उसकी काबिना पर होगी। चलें जी, आवाम भी यही है, आप लोग भी यही हैं और हम मीडिया पर्सन्स भी यही हैं। सब कुछ लोगों के आमने सामने होगा। जो आप लोगों ने करना है, छीन कर लेना है, दम दमादम मस्तकलंदर करना है। आवाम और सियासी जमात भी यहाँ पर हैं। सो थैंक यू सो मच आप दोनों का मैं ज्वाइन किया। लास्ट में नाज़रीन एक मिनट में दोनों को फिर भी देना चाहूंगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा अहम था। इम्तियाज साहब, मैंने वकील साहब का जवाब, माविश मैंने वकील साहब का जवाब देना है। आप 1 मिनट टाइम दे दे। आप नहीं, वकील साहब ने बड़े गुफ्तगू की है। अपना माविश मैंने इस सवाल का जवाब देना है। वकील साहब ने 3-4 सवाल मिक्स करके किए कि हाफिजुर रहमान साहब बड़े नेक इंसान है। हमने ये नहीं कहा कि बिल्कुल जो है ना डाकू आदमी है। यहाँ पे कोई भी खाना काबा का इमाम नहीं है कि जी इसके ऊपर हम ट्रस्ट करेंगे। कल तक जिन लोगों के पास सुजुकी में किराया नहीं होती थी, आज वो महल बना के बैठे हुए हैं माविश, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, गिलगित में। देखें, मैं आज एक मिडिल तबके का आदमी हूं, कल असेंबली में आता हूं, मेरे करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, कैसे होती है? देखिए ये एक लंबा चैप्टर है। दूसरी बात यह है, इनका जो कायद है वो आपके सामने है, इनके जितने भी बच्चे हैं वो आपके सामने हैं, और इन्होंने जो हालत जो की है पूरा मुल्क के अंदर वो आपके सामने है। हम ये नहीं कहते हैं कि पीटीआई के अंदर दूध से धुले हुए लोग होंगे। हमारा मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर सिंसियरिटी से अगर ये काम करते तो आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर 50 अरब रुपया, 100 अरब रुपया उस वक्त ये लगता तो गिलगित बल्तिस्तान एक स्विट्जरलैंड का शक्ल मंजर पेश करता। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ है। डेवलपमेंट के अंदर अगर ये कहते हैं करप्शन नहीं हुआ, मैं आपको हजारों सबूत दूंगा। हमारा मौकूफ यही था, गिलगित बल्तिस्तान में करप्शन से पाकिस्तान बनाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान बनाएंगे। उस वक्त तो हम सबको उठा के जेलों में डाला और हम तकरीबन 29 लोगों के ऊपर एफआईआर इन्होंने लॉन्च किए। उस आवाज को दबाया जिस आवाज को हम उठा के लेके गए थे। देखिए टैक्स इनके दौर में लगा था, बरजेस ताहिर इनका उमूर कश्मीर था, इनसे मुकम्मल अपना हिस्सा लेता था। हमारे पास आज गंडापुर जैसा मलंगसार आदमी उमूर कश्मीर है। जाती तौर पे मैं उसको अच्छा नहीं लगूंगा, मैं वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा अपने जगह में, लेकिन 370 अरब रुपए कश्मीर अफेयर के अंदर हमारे पास आए हैं, जिसका एक किस्त यहां आया हुआ है।
हमें यकीन है कि ये पैसा जो है गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इजला के अवाम के लिए दिया गया है, हुकूमत पाकिस्तान ने, ये होगा। और रही बात, दूसरी बात ये, अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो नेप में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि नेप ने एक समन जारी की है वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ। जाहिर बात है कि कोई बात हुई है तो जो नेप ने उसको ये समन जारी किया है। बात यह है कि ये कोई जिद और बदनीयती पर नहीं है। पूरा मुल्क के अंदर जिन लोगों ने करप्शन की थी, जिन्होंने अपनी जायदादें दी, जिनसे बरामद किए, कोई जेलों में बैठे हुए, कोई बाग के बाहर मुमालिक गए हैं। देखें माविश, हम ये कहते हैं इमरान खान की या नवाज शरीफ की या जरदारी की जो बने रहते हैं, इनके लीडर जो है ना वहां लंदन से खताब करते हैं। किसी जमाने में अल्ताफ हुसैन हुआ करता था लंदन में खामोश, तो पूरा कराची शहर खामोश होता था। आज कराची शहर बिल्कुल जो है ना पुरसुकून माहौल है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने भी लोगों को ये इख्तिदार मिला है, मैं कसम देकर हल्के कहता हूं कि अगर कोई अपने आपको डिक्लेयर करे कि मैंने अगर पैसे नहीं खाए स्कोप का, मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूं। हमारे साथ के लोग हैं सारे, प्रॉपर्टियां बना के ये बैठे हुए हैं, और ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ नहीं किया। हमारा मकसद ये है कि इमरान खान को भी हमारा ये पैगाम है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इजला बनाए, हल्का बंदियां बनाए, आबादी बढ़ गई है, उनके डेवलपमेंट के लिए स्कीमें बनाए, उनका हेल्थ के निजाम देखें, उस हेल्थ सेक्टर को अच्छा करे। एमआरआई मशीन का मैंने मसाल दिया है माविश, एमआरआई मशीन का देखिए, हमारा ओपीडी के अंदर एमआरआई मशीन 2 साल तक बन रहा है, सिर्फ शहबाज शरीफ ने आके इफ्तिताह करना था। ऐसा ना हो, हमारा बिल्कुल ठीक है इम्तियाज साहब, अभी प्रोग्राम का टाइम एंड हो चुका है। अभी ये जो इसके ऊपर है परफॉर्मेंस के ऊपर इंशाल्लाह कोई और प्रोग्राम भी रखेंगे, उसमें आप लोगों को ही मैं इंशाल्लाह इनवाइट भी करूंगी। लेकिन आज भी यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम एंड हो चुका है, तो थैंक यू सो मच आप दोनों को कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। और ये जो स्पेशल टॉपिक था हमारा इजला के हवाले से, हल्काबंदी के हवाले से बात की, फैक्ट एंड फिगर देने की कोशिश किया। और नाज़रीन, लास्ट में सिर्फ 2 बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि इल्ज़ामात, तनकीद एक दूसरे के ऊपर सियासी जमात हर वक्त और बारहा करती आती है, लेकिन असल बात यह है कि काम कौन करके दिखाएगा। आवाम के लिए वही पार्टी मोतबर होती है जो आवाम के दुख सुख में उसका साथ दें, फैसिलिटेशन देने की कोशिश करें और हर तरह की परेशानियों से उनको दूर रखें। पीटीआई की अगर हम बात करें तो पीटीआई अभी अपना असर दिखाना शुरू कर रही है। और यहाँ पर मिनिस्टर्स की बात करें तो मिनिस्टर्स तो माशाल्लाह सर्दियों में आके इस्लामाबाद में, कराची, लाहौर में जो है वो क़याम पजीर करते हैं, और सर्दी के उस शिद्दत में जो है वो आवाम पिस रही होती है, जो कि हर हुकूमत के दौर में होता आया है। अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन के पास तो चूँकि उनका अपना ADPR है, उनके अपने करके दिखाएं तो उनकी हिम्मत को आवाम दाद दें, जाके मुकाबला करके अवाम के हक के लिए असम्बली में जाके बोले और वहाँ पे जाके लड़े तो अवाम उनको दाद दें। ये नहीं कि जाके अपोजिशन का किरदार ये है कि इल्ज़ाम तराशी करना और पेपर्स फाड़ के एक दूसरे के मुंह पे फेंकना और गालम गलोच करना। हमने सब ने अभी देखा है कि असम्बली की क्या सूरत हाल है, वहाँ पे हो क्या रहा है। पीपल्स पार्टी के अदवार भी लोगों के सामने हैं। PMLN की बात करें तो जो तरक्याती काम किए, करप्शन हुए हैं नहीं हुए हैं, अभी नेब ने वैसे भी उनको जो है वो दावत दे दी है। तो जब आएंगे तो पता चल जाएगा कि जो रातों रात महल बनते हैं वो कैसे बने हैं। इवन डिप्टी स्पीकर का मैं जिक्र करना चाहूँगी, चूँकि उनका एक गाय भैंस या फिर उनका जो बंगला है उनकी पिक्चर्स काफ़ी जो नहीं वायरल की गई थी। तो इस तरह की चीज़ें हैं तो नैब उनको बुलाते हैं और वहाँ पर आएँ और आके बताएं कि आमदनी से ज़्यादा जो असासे हैं वो कहाँ से आए और किस तरह से, कि आवाम के हक पे डाका डाला गया है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा जो डाका है वो आवाम के जो उम्मीदें हैं उनको नाउमीदी में तब्दील करना है। अभी PTI भी हमारे सामने है, जो परफॉर्मेंस करेगी अवाम जज करेगी और अवाम ही जो है वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगी। सो नाज़रीन, ये जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, तनकीद का सिलसिला निज़ाम चलता रहेगा, लेकिन काम कौन करके दिखाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों के सामने छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।